नमस्कार, बैजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 22 अक्टूबर के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के इस सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले टीकाकरण अभियान को लेकर के जो एडिटोरियल आया है हम उसकी चर्चा करेंगे। पुलिस सुधार को लेकर के जो एडिटोरियल आया है हम उसकी भी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तालिबान के साथ भारत को कैसे संबंध रखने चाहिए, इसको लेकर के जो एडिटोरियल आया है हम उसकी भी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सरकार के द्वारा आयातित कोयले के रणनीतिक भंडार बनाने के ऊपर चर्चा की जा रही है, उससे जुड़े हुए न्यूज़ को भी हम यहाँ पर देखेंगे। और नीट परीक्षा में अखिल भारतीय कोटा में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार को क्या कहा गया है, इसको लेकर के जो न्यूज़ आया है हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। विनिवेश नीति को लेकर के जो न्यूज़ आया है हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है रिस्पॉन्डिंग टू एडवर्सिटी विथ अचीवमेंट। और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 से जुड़ा हुआ है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो एडिटोरियल है उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पर किस तरीके से भारत के द्वारा पूरे देश में 100 करोड़ टीकों को लगाने का काम किया गया है उसको लेकर के बातें कही गई हैं। उनके द्वारा इस बात पर चर्चा किया गया है किस तरीके से भारत ने अपनी कमियों को दूर करते हुए यह लक्ष्य हासिल किया है और सरकार ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या क्या काम किए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत ने 9 महीने के अंदर 21 अक्टूबर को 100 करोड़ खुराक का टीकाकरण पूरा कर लिया है और उसी को लेकर के ये एडिटोरियल लिखा गया है। अगर हम टीकाकरण की बात करें तो इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। आप इस इन्फोग्राफिक्स में देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि अभी तक भारत के किन किन राज्यों में कितना प्रतिशत टीका लगाया जा चुका है। यहाँ पर यह बताया गया है कि भारत में जितनी भी एडल्ट पॉपुलेशन है यानी कि वयस्कों की संख्या है उसमें से 31% को जो है पूरी तरीके से वैक्सीन लगाया जा चुका है, यानी कि वैक्सीन के दोनों डोज मिल गए हैं। जबकि 75% ऐसे वयस्क हैं जिन्हें अभी तक 1 डोज मिला है। और भारत में 10 राज्य ऐसे भी हैं जहां पर अभी तक वयस्कों को 30% से कम टीकाकरण हुआ है। तो ये जो सारे डेटा हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर ये बताया गया है किस तरीके से भारत में टीकाकरण वह धीरे धीरे बढ़ा है। और आप देख सकते हैं कि जनवरी में जब टीकाकरण का शुरुआत किया गया था तब एक महीने में 31 लाख लोगों को टीकाकरण किया गया था, लेकिन सितंबर के महीने में 23.6 करोड़ लोगों को भारत में टीकाकरण दिया गया था। और अक्टूबर में अभी तक 11.56 करोड़ लोगों को टीकाकरण दिया जा चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से महीने दर महीने हमारे देश में टीकाकरण की जो रफ्तार है वो कभी बढ़ी है और कभी घटी है। और इस फिगर में ये बताने का प्रयास किया गया है कि आखिर हमारे देश में जो अलग अलग पॉपुलेशन है उसको कितना प्रतिशत टीका दिया गया है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि भारत में जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसकी संख्या है 93.89 करोड़ और उसमें से 29.5 करोड़ जो कि प्रतिशत में 31.4% होते हैं उन्हें फुल्ली वैक्सीनेटेड कर दिया गया है, यानी कि उन्हें टीके का जो 2 डोज है उसे दे दिया गया है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी भी 71.1 करोड़ ऐसे वयस्क हैं जिन्हें की टीके का सिर्फ 1 डोज मिला है। और अगर हम प्रतिशत में देखें तो ये 75.7% होते हैं। तो इस डेटा से हमें ये पता चलता है कि अभी भी भारत को फुल्ली वैक्सीनेशन के लिए बहुत कुछ करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग जो ग्रुप है पॉपुलेशन में उसमें कितना प्रतिशत टीकाकरण हुआ है। यहाँ पर एक और डेटा है जिसको आपको ध्यान से देख लेना है। यहाँ पर कहा गया है कि सितंबर के महीने के बाद से अक्टूबर में जो वैक्सीनेशन का जो रफ्तार है उसमें कमी आई है। और यहाँ पर डेटा दिया गया है कि 11 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक डेली 4.7 मिलियन डोज वैक्सीन के दिए जा रहे हैं अगर हम एवरेज की बात करें तो। और यहाँ पर यही बताया गया है कि अगर दिसंबर तक जितने भी वयस्क हैं उन सभी को वैक्सीन के दोनों डोज देने हैं तो यहाँ पर भारत को हर दिन 12.2 मिलियन डोजेस को हर दिन देना होगा, यानी कि अभी भी जो वैक्सीनेशन की रफ्तार है वो काफी कम है। और इन सभी को यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। अब अगर हम इस एडिटोरियल की बात करें तो यहाँ पर ये बताया गया है कि आखिर किस तरीके से भारत ने ये 100 करोड़ का जो आंकड़ा है उसे छुआ है।
और यहाँ पर इस आंकड़े को पार करने के लिए भारत के द्वारा कौन कौन सी तैयारियां की गई हैं। यहाँ पर कहा गया है कि दहशत फैलाने के प्रयासों के बावजूद भारत के लोगों में जो टीका के प्रति आश्वासन है वो देखने को मिला है और इसी कारण से भारत 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाया है। यहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया है कि युवाओं के द्वारा, सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के द्वारा और धार्मिक नेताओं के द्वारा भी हमारे देश में ऐसी स्थिति का निर्माण किया गया जिससे लोगों में वैक्सीन के प्रति जो हिचकिचाहट है वह कम हुई और जिसके कारण और जिसकी तुलना अगर हम विकसित देशों से करते हैं तो यहाँ पर भारत में वैक्सीन को लेकर के जो हिचकिचाहट थी वह विकसित देशों की तुलना में भी बहुत कम था। यहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा ये कहा गया है कि आज केवल कुछ ही देशों के पास अपना टीका है और 180 से ज्यादा देश टीके के लिए कुछ देशों पर निर्भर हैं और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे देश अभी भी हैं जिनके पास अभी भी टीका नहीं है, जबकि भारत ने टीके लगाने में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसकी चर्चा यहाँ पर एडिटोरियल में प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। और टीम वर्क के माध्यम से काम करने से ही ये सब कुछ हासिल हो पाया है। तो इस एडिटोरियल को जो आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये तो जरूर देखेंगे कि आखिर भारत ने वो कौन कौन से काम किए जिसके कारण ये जो 100 करोड़ का आंकड़ा है वो हमने पार किया। लेकिन आपको यहाँ पर यह भी ध्यान देना है इन डेटा के माध्यम से कि आखिर भारत को अभी और क्या क्या करने की जरूरत है। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है द पुअर कंडीशन ऑफ प्रोटेक्टर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है ये और यहाँ पर इस बात को बताने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से अपने कर्तव्यों के कठिन प्रकृति के बावजूद पुलिस व्यवस्था जो है अभी उपेक्षित है। पुलिस में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी स्थिति ठीक नहीं है और उसी को लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है। आप सभी को याद होगा कि 21 अक्टूबर को राज्य और केंद्र के द्वारा पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि 1 सितंबर 2020 से लेकर के 31 अगस्त 2021 के बीच में अपनी ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पुलिस कर्मियों की जो संख्या है वह 377 है, जिनको कि यहाँ पर इस दिवस पर श्रद्धांजलि दी गई। यहाँ पर आपको डेटा याद रखना है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि सीआरपीएफ के 82 जवान अपनी ड्यूटी के दौरान शहीद हुए हैं, आईटीबीपी के 54 जवान शहीद हुए हैं और बीएसएफ के 47 जवान अपनी ड्यूटी के दौरान शहीद हुए हैं। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अगर हम राज्य पुलिस बलों की बात करें, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम राज्य पुलिस बलों की बात करें तो छत्तीसगढ़, जहां पर माओवादियों का खतरा बहुत ही ज्यादा है, वहां पर सबसे ज्यादा पुलिस कर्मियों ने अपनी जान गंवाई है। आप यहां पर देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में 32 पुलिस के जवानों के द्वारा अपनी शहादत दिया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 17 और कर्नाटक में भी 17 पुलिस कर्मियों ने अपनी ड्यूटी के दौरान जान गंवाई है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1959 में सीमा के करीब लद्दाख में चीनियों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी गई थी और चीनियों की गोलाबारी में सीआरपीएफ के 10 जवान शहीद हो गए थे। चीन की सेना के द्वारा सीआरपीएफ के 7 जवानों को बंदी बना लिया गया था, जबकि 3 जवान बच करके भाग निकलने में सफल हुए थे। और इसी दिन को याद करने के लिए हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। ये घटना सेना के इतिहास में राष्ट्र के प्रति अडिग निष्ठा, कर्तव्य के प्रति समर्पण, साहस के उदाहरण के रूप में याद रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि पुलिस जो कि काफी कठिन परिस्थितियों में काम करती है, इसके बावजूद पुलिस के लोगों की बहुत ज्यादा उपेक्षा होती है, उन्हें वेतन कम मिलता है, उनका जीवन स्तर खराब होता है और वे अक्सर बुनियादी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। और इसी बात को यहाँ पर उठाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि उन्हें वेतन कम मिलता है, फिर भी वे नागरिकों की रक्षा के लिए अपने जान को जोखिम में डालते हैं। लेकिन इसका असर जो है पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों पर पड़ता है। यहाँ पर यह याद दिलाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से 2003 में भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी जिन्होंने 2004 के बाद अपने बल को ज्वाइन किया, उन्हें पुराने पेंशन से वंचित कर दिया गया।
पुलिस के जवानों की कैंटीन और चिकित्सा सुविधाएं भी निराशाजनक है। सेंट्रल पुलिस कैंटीन के माध्यम से बेची जाने वाली वस्तुओं में जीएसटी लगाई जाती है, यानी कि उन्हें जीएसटी से छूट नहीं मिलता। और इन सभी का असर कहीं ना कहीं पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों के मनोबल पर पड़ता है। और यहाँ पर यह कहा गया है कि अब समय आ गया है कि सरकार पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों की शिकायतों पर ध्यान दे और उनके बलिदान को व्यर्थ न जाने दें। यहाँ पर इस बात की भी चर्चा की गई है कि जो जवान देश की रक्षा करते हुए अपनी शहादत देते हैं, उनके परिजनों को जो अनुग्रह राशि दी जाती है उसमें भी बहुत कमी है। अगर हम इसका कंपेयर करें सेना के जवानों से तो यहाँ पर आपको उल्लेखनीय अंतर दिख जाता है। पुलिस के परिजनों को अनुग्रह राशि के रूप में काफी कम राशि मिलती है, लेकिन यहाँ पर यह भी कहा गया है कि दिल्ली और तमिलनाडु जैसे ऐसे राज्य हैं जो कि पुलिस के शहादत होने पर पुलिस के परिजनों को 1 करोड़ का भुगतान करते हैं, लेकिन भारत में ऐसे कई राज्य हैं जहां पर इस राशि का आधा भी भुगतान नहीं किया जाता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है ये, और यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि हमारे देश की सुरक्षा में जिस तरीके से सेना का हाथ है, उसी तरीके से पुलिस और अर्धसैनिक बलों का भी हाथ है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के द्वारा अपने देश की रक्षा में अपनी शहादत दी जाती है, लेकिन जैसा सम्मान उन्हें मिलना चाहिए वैसा सम्मान उन्हें नहीं मिल पा रहा है। उनके सैलरी का यहाँ पर मुद्दा उठाया गया है, उनके जीवन स्तर का मुद्दा उठाया गया है। आप देख सकते हैं कि जिस स्थिति में वो काम करते हैं वो स्थिति बहुत ही कठिनाईपूर्ण होती है, और ऐसी स्थिति में जवानों का जो मनोबल होता है उस पर काफी असर पड़ता है, जिसको लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है। तो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे। आज ये एक और एडिटोरियल की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है इंगेजिंग द तालिबान, और ये टॉपिक जिस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मॉस्को में तालिबान और 10 देशों के अधिकारियों की बैठक हुई है, और यहाँ पर इस बैठक में भारत के द्वारा भी भाग लिया गया है। और इस बैठक के अंत में एक संयुक्त बयान जारी किया गया जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ पर जो सारा घटनाक्रम है ये बताता है कि तालिबान के प्रति जो भारत का दृष्टिकोण है उसमें कुछ बदलाव आ रहा है, जो कि नई वास्तविकता से मेल खाता है। और यहाँ पर इस बात को बताने का प्रयास किया गया है कि भारत और जितने भी देश इस बैठक में शामिल हैं उन्हें तालिबान के ऊपर दबाव बनाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगान शासक अपने लोगों के अधिकारों का सम्मान करें। आप सभी जानते हैं कि भारत ने पहले तालिबान के साथ किसी भी तरह के जुड़ाव के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था, लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि जब तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहा था उस समय भारत ने दोहा कतर में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के साथ संपर्क स्थापित किया था। लेकिन ये पहली बार है जब भारत के कोई अधिकारी तालिबान के अधिकारियों के साथ सीधी मुलाकात की है, जिसमें वहां के उप प्रधानमंत्री अब्दुल सलाम हनफी शामिल हैं। तो यहाँ पर कहने का आशय ये है कि भारत अब धीरे धीरे उसका जो पुराना दृष्टिकोण है उसे बदल रहा है और भारत तालिबान के साथ बातचीत करने को तैयार यहाँ पर दिख रहा है, जो कि यहाँ की जो वास्तविकता है उससे मेल खाता है। यहाँ पर जो संयुक्त बयान जारी किया गया है उसमें भारत और अन्य देशों ने तालिबान से एक समावेशी सरकार बनाने पर अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि उसके क्षेत्र का उपयोग आतंकवादी समूहों द्वारा नहीं किया जा रहा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन यहाँ पर यह बताया गया है कि भारत को अफगानिस्तान में अपने हितों की रक्षा के लिए तालिबान के साथ बातचीत करना चाहिए, और अभी के जो तालिबान शासक हैं उनमें कुछ बदलाव दिख रहा है। जिस तरीके से अफगानिस्तान की इकोनॉमी खराब हुई है उसके कारण तालिबान जो है, जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं उनसे बातचीत करना चाहता है, उनकी मदद चाहता है, और भारत के द्वारा भी तालिबान को यह आश्वासन दिया गया है कि वह अफगानिस्तान में मानवीय मदद भेजेगा। जिस तरीके से भारत के द्वारा तालिबान में इन्वेस्टमेंट किया गया है उसको बचाने के लिए, वहां के लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार दिलाने के लिए भारत को तालिबान के साथ अपने रिश्ते बनाने चाहिए, ताकि भारत यह सुनिश्चित कर सके कि अफगानिस्तान की जमीन का प्रयोग भारत के खिलाफ ना हो और वहां की जनता को कुछ अधिकार मिल पाए। तो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसको भी आप लोग देख लेंगे। आइए एक और न्यूज पे हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 12 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है
नीड ए स्ट्रेटेजिक रिजर्व ऑफ कोल एंड गैस। और ये टॉपिक जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से भारत में कोयला संकट चल रहा है। यहाँ पर कोयले से बिजली उत्पादन करने वाले जो संयंत्र हैं वहाँ पर कोयले का काफ़ी कम स्टॉक बचा हुआ है और इसी को देखते हुए जो न्यूज़ है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप सभी को ये ध्यान में रखना है कि भारत के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कोयला भंडार है और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला आयातक है। और यहाँ पर इस बात को बताने का प्रयास किया गया है कि केंद्र के द्वारा भविष्य में आपूर्ति संकट को रोकने के लिए प्राकृतिक गैस और आयातित कोयले के रणनीतिक भंडार को बनाए रखने की योजना बनाई जा रही है। यानी कि अभी जैसी स्थिति है उसको देखते हुए भारत सरकार के द्वारा इस तरह का आपूर्ति संकट भविष्य में ना हो पाए उसको रोकने के लिए प्राकृतिक गैस और आयातित कोयले के भंडार को बनाए रखने की एक योजना बनाई जा रही है, जिसकी सूचना बिजली सचिव आलोक कुमार के द्वारा यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर उनके द्वारा एक उदाहरण दिया गया और यहाँ पर रूस का जिक्र करते हुए उनके द्वारा ये कहा गया कि रूस सबसे पहले अपनी जरूरतों को पूरा करता है और जब आपूर्ति में कमी होती है तो वह यूरोपीय देशों की आपूर्ति में कटौती करता है, जिससे वह अपने देश की जरूरतों को पूरा कर सके। उसी तरीके से भारत को भी आपूर्ति संकट को खत्म करने के लिए अपने देश में प्राकृतिक गैस और आयातित कोयले के भंडार को बनाए जाने की एक योजना बनाई जा रही है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि भारत के पास आयातित कोयले पर आधारित 17,000 मेगावाट की क्षमता वाले बिजली बनाने वाले संयंत्र हैं और अगर यहाँ पर आयातित कोयले के आपूर्ति में कमी होती है या फिर उसकी कीमतें अधिक होती हैं तो उसका असर इस पर पड़ता है। और इसी तरीके से भारत में 24,000 मेगावाट के गैस पावर प्लांट हैं और अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राकृतिक गैस के दाम बढ़ते हैं तो उसका असर भी इन सभी गैस पावर प्लांट पर पड़ता है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि भारत को प्राकृतिक गैस और आयातित कोयले का एक रणनीतिक भंडार बनाए जाने की सख्त जरूरत है, जिसके बारे में सरकार भी सोच रही है। आप सभी जानते हैं कि भारत के 135 कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों में अधिकांश के पास 3 दिनों से कम का भी ईंधन भंडार है और भारत के बिजली उत्पादन में 70% से अधिक कोयले के द्वारा पैदा होने वाली बिजली का योगदान है। तो यहाँ पर अगर भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा करनी है तो उसके पास ऐसे भंडार होने चाहिए, जिसकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इस न्यूज़ को भी आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। आइए एक और न्यूज़ पर हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 1 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है डू यू वांट टू रिविजिट 8 लाख स्लैब आस्क सुप्रीम कोर्ट। और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार से यह कहा गया है कि बार बार पूछने के बावजूद यहाँ पर केंद्र सरकार ने यह नहीं बताया है कि उसने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण के लिए पात्र होने के लिए सीमा के रूप में 8 लाख रुपए की वार्षिक आय कैसे तय की है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार को यह बताने को कहा गया था कि आखिर उसने यह 8 लाख की जो सीमा है वह कैसे तय की है ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए, इस बात को वह यहाँ पर बताए। यहाँ पर न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने 3 न्यायाधीशों की पीठ का नेतृत्व करते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज को यह बताया है कि आप कहीं से भी सिर्फ 8 लाख रुपए नहीं निकाल सकते। यानी कि यहाँ पर आपके पास कुछ डेटा होना चाहिए, कुछ प्रूफ होना चाहिए, कुछ आधार होना चाहिए, जिसके आधार पर यह 8 लाख की सीमा जो है तय की गई हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है। यहाँ पर कहा गया न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के द्वारा कि ओबीसी कोटा के लिए भी 8 लाख रुपए की सीमा तय की गई है। यानी कि जो क्रीमी लेयर है उसके लिए जो सीमा है वह 8 लाख रुपए का है। यानी कि अगर आप 8 लाख रुपए से ज़्यादा कमाते हैं एक वर्ष में तो आप यहाँ पर ओबीसी में क्रीमी लेयर में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के द्वारा ये कहा गया कि उस समुदाय के लोग सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन से पीड़ित हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए जो संवैधानिक योजना है उसके तहत ईडब्ल्यूएस सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा नहीं है और इसीलिए दोनों के लिए एक समान योजना बना करके आप असमान को समान
नहीं बना सकते। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार को बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ बातें कही गई हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि सीमा तय करना सरकार के पावर के अंदर आता है, यानी कि यह नीति का मामला है और सरकार नीति बना सकती है। लेकिन यहाँ पर कोर्ट नीति बनाने के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है। सिर्फ कोर्ट ये जानना चाहती है कि आखिर वे कौन से आधार हैं जिसके तहत सरकार ने ये 8 लाख की जो सीमा है वह तय की है। यहाँ पर इस पीठ के द्वारा ये भी कहा गया है कि 103वां संशोधन जिसके तहत ईडब्ल्यूएस आरक्षण पेश किया गया था, लागू किया गया था, उसके अनुसार राज्य समय समय पर परिवार की आय और अन्य संकेतकों के आधार पर ईडब्ल्यूएस श्रेणी को अधिसूचित कर सकते हैं। और यहाँ पर कोर्ट सिर्फ ये जानना चाहता है कि आखिर किस आधार पर केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए 8 लाख की सीमा तय की है। आज ये एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है विल प्राइवेटाइजेशन टेक ऑफ आफ्टर द एयर इंडिया सेल, और ये टॉपिक जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक बातचीत है, इसमें कुछ मुख्य भाग हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया जा रहा है किस तरीके से जो एयर इंडिया का सेल हुआ है उसके कारण जो सरकार की प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी है वह आगे बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती। आप सभी जानते हैं कि इस साल के बजट में सरकार के द्वारा यह कहा गया कि वह घाटे के साथ साथ फायदे वाले कंपनियों का भी विनिवेश करेंगी और इन कंपनियों में रणनीतिक क्षेत्र के सरकारी स्वामित्व वाले कंपनियां भी शामिल हैं। यानी कि सरकार के द्वारा जो अपनी एक विनिवेश नीति है उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। पहले की जो विनिवेश नीति थी उसमें सिर्फ उन कंपनियों को बेचा जा रहा था जो कि घाटे में थी, लेकिन यहाँ पर ये जो नई सरकार आई है उसने जो है फायदे वाली कंपनियों को भी बेचने का मन बनाया है। अगर हम बजट की बात करें तो वहां पर यह कहा गया था कि सरकार बीपीसीएल, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक और उसके साथ साथ 2 अन्य सार्वजनिक बैंकों को बेचने के ऊपर फैसला कर चुकी है। इसके अलावा जो बीमा कंपनी है उसको भी यहाँ पर विनिवेश किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि सरकार का जो फैसला है इन कंपनियों को बेचने का उसमें काफी टाइम लग सकता है और यहाँ पर जो आम चुनाव है लोकसभा के वह 2024 में होने वाले हैं और इसीलिए इतने बड़े विनिवेश के लिए सरकार के पास अधिक टाइम नहीं है, सिर्फ 18 से 20 महीने हैं जिसमें सरकार जो है ये काम कर सकती है। और इसी बात को लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है कि क्या एयर इंडिया के बाद अब विनिवेश में कोई तेजी आ सकती है और क्या सरकार इन कंपनियों को विनिवेश कर पाएगी। यहाँ पर इस बात को बताने का प्रयास किया गया है कि जिस तरीके से सरकार की जो पॉलिसी है उसमें चेंजेस आया है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सरकार अब रणनीतिक क्षेत्र के कंपनियों को भी बेचने के ऊपर काम कर रही है, फायदे वाली कंपनियों को भी बेचने के ऊपर काम कर रही है। उसको लेकर के जो देश में विरोध है वो भी काफी बढ़ गया है। जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनके द्वारा लगातार संसद में और सड़क पर इसको लेकर के सरकार को घेरा जा रहा है। बहुत सारे जो मजदूर संगठन हैं उनके द्वारा भी विरोध किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में सरकार कितना विनिवेश कर पाएगी उसको लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको कि आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। वैसे इसके ऊपर काफी एडिटोरियल आए हैं जिस पर हमने चर्चा भी किया है, तो बहुत ज्यादा टाइम इस पर देने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। आइए अब आज के विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, अपने कर्तव्यों की कठिन प्रकृति के बावजूद पुलिस उपेक्षित है, प्रासंगिक उदाहरणों के साथ चर्चा करें। तो जैसा कि इस एडिटोरियल में हमने इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर चर्चा किया है, इसको ध्यान में रखते हुए आप आसानी से अपने उत्तर को लिख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि आखिर पुलिस किन परिस्थितियों में काम करती है। यहाँ पर जिस तरीके से पुलिस के जवानों की शहादत हुई है देश की रक्षा करते हुए उसका आप जिक्र करें। यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, आप उन सभी डेटा का उपयोग करें और यहाँ पर अपने उत्तर के मुख्य भाग में आप यह समझाने का प्रयास करें कि आखिर पुलिस किन कठिन परिस्थितियों में काम कर रही है। उनके वेतन का मसला है, आप उसको यहाँ पर उठा सकते हैं। उनको जो बुनियादी सुविधाएं दी जाती हैं उनका मसला आप यहाँ पर उठा सकते हैं। उनका जो जीवन स्तर है उसका मसला आप यहाँ पर उठा सकते हैं। इसके अलावा जिस तरीके से उन्हें पुराने पेंशन से वंचित किया गया है और जिसका असर
पुलिस के जवानों के मनोबल पर पड़ता है, आप उसका यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं। उनको जो कैंटीन और चिकित्सा सुविधाएं दी जाती हैं, आप उसका यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं। और सबसे अंतिम में आप यहाँ पर बता सकते हैं कि किस तरीके से मारे गए पुलिस के परिजनों को जो दी जाने वाली राशि है उसमें भी काफी अंतर दिखाई देता है और राज्यों के द्वारा उनके परिजनों को काफी कम राशि दी जाती है। तो इन सभी मुद्दों का यहाँ पर जिक्र करते हुए आप इस उत्तर को लिख सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत ने रिकॉर्ड समय में 100 करोड़ वैक्सीन खुराक को पूरा करके कोविड-19 महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक प्रमुख मील का पत्थर हासिल किया है। इसके आलोक में उन कारकों का विश्लेषण करें जिन्होंने भारत को यह उपलब्धि हासिल करने में मदद की है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अपने पहले एडिटोरियल में हमने इसको लेकर के चर्चा की है और यहाँ पर बहुत सारे डेटा मैंने आपको दिए थे। उन सभी डेटा का आप उपयोग कर सकते हैं कि किस तरीके से जो वैक्सीन लगाने की जो रफ्तार है वो धीरे धीरे बढ़ी है, बीच में कम जरूर हुई लेकिन हमने आगे का रास्ता ही अपनाया है। यहाँ पर आप बता सकते हैं कि जिस तरीके से लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर के जो चिंताएं थी उसको दूर किया गया सरकार के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा, उसके कारण भी हमारे देश में जो वैक्सीन लगाने की रफ्तार है उसमें वृद्धि हुई है। जिस तरीके से वैक्सीन के प्रोडक्शन को बढ़ाया गया उसका भी आप यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं। जो सरकार के द्वारा लॉजिस्टिक के ऊपर काम किया गया, यानी कि जो वैक्सीन को रख रखाव के ऊपर जो काम किया गया, आप उसका भी यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं। और टीम वर्क का जिक्र करते हुए आप यहाँ पर समझा सकते हैं कैसे भारत ने 100 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर पार किया है। आशा करता हूं कि आपको आज का ये समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट मुद्दों से जुड़े हुए हैं, आप इनको रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।